नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज नोएडा पहुंचे। दरअसल नोएडा में किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए राकेश टिकैत वहाँ पहुँचे। उन्होंने प्रशासन से ये बात कही है कि किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कहा के समाधान करेंगे। कुछ शासन को भेजने की बात करी है, कुछ कमेटी बना के निस्तारण करने की बात करी है। अब कितनों का निस्तारण होता है, क्या क्या चीज हो, बात तो बहुत मीठी करी, सेहत से भी मीठी बात करी। अब पता नहीं भाई सेहत में कुछ अंदर कड़वी चीज तो नहीं है। कितनी मांगे मांगी गई? मान नहीं अभी तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो, अलग अलग उसकी चीजें, और कमेटी बना दी। वो कमेटी बातचीत करती रहेगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धरने क्या रणनीति रहेगी आगे की रणनीति रहेगी अपना। अब तो लोग घर जा रहे हैं, आगे की अपना तैयारी करें और अपना बात करते रहे, समाधान करवाते रहे। समाधान नहीं निकलता तो क्या होगा? हाँ, धरना समाप्त हो जाएगा। समाधान अगर नहीं निकलता तो आगे नहीं निकलता तो जैसे सर्दी बढ़ेगी तो आंदोलन गर्म होगा। गाजियाबाद के नगर आयुक्त नितिन गौड़ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना। वो भी उस जगह पर जिस जगह पर कूड़ा डलता था, गंदगी रहती थी, लोग निकलना पसंद नहीं करते थे। आज वहाँ पर कॉम्प्लेक्स तैयार है, बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब इसके आधिकारिक उद्घाटन का इंतजार है। गाजियाबाद के नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब पूरी तरह से तैयार हो गया। इस कॉम्प्लेक्स में रात के समय भी खेल हो सकेंगे। इसके लिए नगर निगम की ओर से लाइटें लगाई गई हैं ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो लोग गाजियाबाद का देश और प्रदेश में नाम रोशन कर सकें। नगर आयुक्त के विजन का कमाल है कि उन्होंने हापुड़ रोड पर आरओबी के नीचे जहां अक्सर कूड़ा पड़ा रहता था, वहीं पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करा दिया। यहाँ बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे कई खेल की सुविधा मिलेगी। खेल के दौरान गेंद सड़क पर नहीं जाए, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चारों ओर जाल लगा दिया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कॉम्प्लेक्स के चारों ओर लोहे के पिलर लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनावश कोई वाहन उधर आ जाए तो भी खिलाड़ियों को नुकसान ना पहुंचे। अब इस कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। आधिकारिक तौर पर उद्घाटन होते ही ये खिलाड़ियों के लिए मुहैया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। साहिबाबाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का कहना है कि इस आरोपी ने उसकी 9 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। रामनगर साहिबाबाद की रहने वाली एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 9 वर्षीय पुत्री के साथ पड़ोस में रहने वाले चांद सनाफ इस्लाम के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त चांद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया एवं अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार ने अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे किए हैं। इस सौदेबाजी पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि आखिर इस सौदेबाजी में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, क्यों कैबिनेट की सुरक्षा समिति की राय नहीं ली गई। कांग्रेस ने इस सौदेबाजी पर और भी कई सवाल खड़े किए। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है। जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी। और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए, सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी। ये हमारा तीसरा सवाल है। विजयनगर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की घटना हुई है। यहां पीड़ित लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हिमांशु है। इसको थाना विजयनगर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि
रात्रि करीब लगभग 2 बजे के आसपास प्रार्थी की पुत्री के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले हिमांशु सनोफ जितेंद्र के द्वारा गलत काम किया गया है। इस आधार पर थाना विजयनगर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें एक आदमी पूरे समुदाय के बारे में आपत्तिजनक बातें बोल रहा है। पुलिस ने ऑडियो का संज्ञान लेकर जांच की। उसकी पहचान फरीद के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा समुदाय विशेष के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ऑडियो का तत्काल संज्ञान लेकर जांच की गई तो उक्त युवक की पहचान फरीद निवासी ग्राम सियानी थाना नंदग्राम के रूप में हुई है। प्रकरण में जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। आज 28 जून है। ये एक ऐसा दिन है कि एक ऐसे व्यक्ति ने इस दिन जन्म लिया था जो देश का प्रधानमंत्री बना और उनको बहुत सौम्य, बहुत शालीन प्रधानमंत्री कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव भारत पे 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव करीमनगर में हुआ था। उनका पूरा नाम पामुलापार्ति वेंकट नरसिम्हा राव था। राजनीति के अलावा उन्हें कला, साहित्य, संगीत में भी रुचि थी और कई भाषाओं के वो जानकार थे। वो अपनी बोलचाल में कई भाषाओं का प्रयोग करते थे। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव का निधन हो गया था। उनकी जयंती के मौके पर आज उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि उनका पूरा नाम पामुलापार्ति वेंकट नरसिम्हा राव था। जन्म 28 जून 1921 को हुआ था। करीमनगर में उनका जन्म हुआ था, जो जगह गांव का नाम है उनका। उनकी माता रुक्मणी अम्मा थी, पिता पी रंगाराव थे, पत्नी सत्यामा राव थी उनकी। उनको भारतीय भाषाओं के अलावा फ्रांसीसी और स्पेनिश भी आती थी। इन दोनों भाषाओं को वो लिख भी सकते थे, बोल भी सकते थे, पढ़ भी सकते थे। पीवी नरसिम्हा राव को एक बेहद शांत स्वभाव का सौम्य प्रधानमंत्री कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से आकर प्रधानमंत्री बने और वो दक्षिण भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। उससे पहले दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना था। 1962 से 71 तक आंध्र प्रदेश के एक मजबूत नेता वो माने गए। 1971 से 73 तक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के रहे। कांग्रेस के लिए हमेशा समर्पित रहे। इंदिरा गांधी के बहुत खास थे। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तब भी नरसिम्हा राव उनके साथ रहे थे और कांग्रेस के विघटन के बाद भी वो इंदिरा गांधी के साथ ही रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं था। वो उसके लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद एक योग्य प्रधानमंत्री चाहिए था, तो कांग्रेस के नेताओं के कहने पर उन्होंने ये पद संभाला था। पीवी नरसिम्हा राव पर हवाला, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में दंगे जो भड़के थे उनके लिए भी पीवी नरसिम्हा राव पर सवाल उठते रहे हैं कि वो चुप क्यों रहे, क्योंकि उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे। बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर उन पर असफल पीएम होने का आरोप भी लगा। राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो साहित्य की तरफ चले गए थे। प्रधानमंत्री का उनका जो जीवन था, जो सफ़र था, वो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। जो उनका राजनीतिक करियर है वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम में एक कार्यकर्ता के रूप में वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। आंध्र प्रदेश के विधानसभा के सदस्य थे। लोकसभा में भी आंध्र प्रदेश का ही प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। 1980 से 1984 तक देश के विदेश मंत्री वो रहे। पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव ने महाराष्ट्र के नंदाल से चुनाव लड़ा था और 5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने का उन्हीं का काम हुआ है कहा जाता है। लाइसेंस राज खत्म करने और भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए लाल फीताशाही को कम करने का जो काम किया था वो पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। शिक्षा नीति, राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों की
आवासीय विद्यालयों की स्थापना उन्हीं की देन है। परमाणु सुरक्षा की मजबूत नींव उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए रखी थी। उनके शासन के दौरान लुक ईस्ट नीति का निर्माण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने वाले 73वें और 74वें संवैधानिक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान भी उनका रहा है। पीवी नरसिंह राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया था। नरसिंह राव के आदेश पर मनमोहन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नीति प्रारंभ की थी, जिसके कारण बैंकों में होने वाले भ्रष्टाचार में रोक लगी थी। पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ही एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणु के परीक्षण की तरफ जोर दिया था। 1996 के आम चुनाव के कारण ये उस वक्त संभव नहीं हो पाया था। उस वक्त पीवी नरसिंह राव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। ये मैंने भारत के 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें आपको बताई हैं। हम ट्रेन में अक्सर लोग सफ़र करते हैं और अगर किसी ने सफ़र नहीं किया तो देखी तो ज़रूर होगी। लेकिन भारत में कई तरह की ट्रेन हैं। वंदे मातरम के बारे में आप जानते ही हैं। कुछ ऐसी ट्रेन हैं जो अपनी सुविधाओं के लिए लग्जरी मानी जाती है। वंदे मातरम को भारत की प्रीमियम ट्रेन कहा जाता है। देश के कई हिस्सों में वंदे भारत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को ही 5 नए रूट पर वंदे मातरम ट्रेन शुरू की हैं। गोवा, बिहार और झारखंड को भी वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। भारत में कई और ट्रेन हैं जो विश्व स्तरीय हैं। बहुत से लोगों के लिए लंबी दूरी की रेल यात्रा अन्य साधनों से ज़्यादा किफ़ायती लगती है, आरामदायक भी होती है। इसका बड़ा कारण है कि भारतीय रेलवे को देश की ट्रैवल लाइफ लाइन माना जाता है। जो कुछ ट्रेन मैं आपको बताता हूं कि भारत में लग्जरी ट्रेन कौन कौन सी हैं। पैलेस ऑन व्हील इसमें सबसे पहला नाम आता है। पैलेस ऑन व्हील्स एक ऐसी ट्रेन है जो भारतीय पुराने समय के राजा महाराजाओं के रहन सहन को देखकर, उनके तौर तरीकों को देखकर डिज़ाइन की गई है। बहुत शानदार ट्रेन है, लग्जरी है, राजस्थान से होकर गुजरती है। खूबसूरती, अंदर की साज सज्जा देखने लायक है। और जब आप इस ट्रेन में बैठते हैं तो आपको एक राजा महाराजा वाली फील होती है, एक शाही अनुभव होता है। दूसरी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस। दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक है महाराजा एक्सप्रेस। भारत के कई स्थानों से होकर ये ट्रेन गुजरती है। ये एक पैकेज के रूप में इस ट्रेन में आप शामिल हो सकते हैं। इस ट्रेन में भव्य, शानदार, खूबसूरत केबिन हैं। भोजन के कई विकल्प हैं। लाउंज है, बार है, वाईफाई, एलसीडी टीवी, व्यक्तिगत परिचारक जैसी कई सुविधाएं इस ट्रेन में मिलती हैं। ऐसी एक ट्रेन है डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और पश्चिमी भारतीय राज्यों के सुंदर परिदृश्यों की खोज कराने वाली ये एक बहुत लग्जरी ट्रेन है। डेक्कन ओडिसी सावधानीपूर्वक जिनके के केबिन, बढ़िया भोजन, लाउंज, स्पा, कॉन्फ्रेंस कार भी प्रदान करती है। ये मुंबई, गोवा, अजंता और एलोरा की गुफाओं को कवर करती है। आप इस ट्रेन के माध्यम से इन स्थानों को देख सकते हैं। एक और ट्रेन हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है, उसका नाम है गोल्डन चैरियट। ये लग्जरी ट्रेन दक्षिण भारत में चलती है जो क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। गोल्डन चैरियट ट्रेन 5 स्टार होटल जैसी है। इस ट्रेन में जिम, स्पा, कई लग्जरी सुविधाएं हैं। गद्देदार फर्नीचर, आलीशान कमरे, लजीज भोजन, शानदार बाथरूम इस ट्रेन की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। कभी मौका मिले तो इनमें से किसी एक ट्रेन में सफ़र जरूर कीजिएगा। बात छुट्टी की करते हैं। अगर छुट्टी की बात होती है तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? रिश्तेदारों के यहाँ, पहाड़ पर, समुद्र के किनारे, किसी खूबसूरत जगह। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो घूमने के लिए वो रास्ता चुनते हैं जो मौत तक चला जाता है। अभी आपने सुना होगा कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पनडुब्बी से 5 लोग गए थे, 5 के 5 मर गए। ये उसी तरह के ट्रेवल का हिस्सा है। इसको हम एडवेंचर ट्रेवल कहते हैं। जिंदगी दांव पर लगाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आदमी इसमें जाता है। जो हाल की घटना पनडुब्बी वाली हुई है, 5 बिजनेस टाइकून दुनिया भर के टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे। इसके लिए कंपनी ओशन गेट को उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी। 5 ने टाइटन पनडुब्बी बैठकर समुद्र में इस उम्मीद से गोता लगाया कि कुछ हट कर करेंगे, दुनिया को कुछ नया बताएंगे। लेकिन
अंजाम उनका बहुत बुरा हुआ। पानी का अधिक दबाव होने से पनडुब्बी में विस्फोट हो गया और सभी मर गए। कई तरह का एडवेंचर टूरिज्म जो है ये दुनिया में होता है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा दिखाने का जिम्मा ओशन गेट कंपनी के पास ही है। इस कंपनी के पास एक छोटी पनडुब्बी है जो समुद्र की गहराई में उतरकर यात्रियों को टाइटैनिक का मलबा दिखाती है। इसके लिए 3800 मीटर नीचे जाना पड़ता है। दूसरा जो एडवेंचर ट्रिप है वो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। ये बहुत मुश्किल भरी है। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग माउंट एवरेस्ट जाते हैं। हालत तो ऐसी होती है कई बार ऊपर तक जाम की स्थिति बन जाती है। एडवेंचर के नाम पर भारी संख्या में लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं। इस चढ़ाई में 2 महीने का समय लगता है। चढ़ाई ग्रुप के साथ होती है और इस पर जो खर्च आता है वो 24 लाख से लेकर 1 करोड़ 28 लाख तक का खर्चा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर आता है। ट्रेनिंग और ग्रुप के साथ ये रकम बदल भी जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। $11,000 नेपाल से परमिट लेने में लगते हैं माउंट एवरेस्ट की यात्रा के लिए। इसके अलावा अंतरिक्ष का सफ़र करने के लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। पृथ्वी को बाहर से देखने के लिए बहुत से अमीर लोग स्पेस में सफ़र करने का मन बनाते हैं। इसके लिए अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है। स्पेस टूरिज्म की मांग बढ़ रही है। हर कोई अंतरिक्ष जाकर पृथ्वी को एक बार देखना चाहता है। अब तक 21 देशों के 270 लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किया है। जापान की एक स्टार्टअप कंपनी इवाया गिवेन ने कमर्शियल स्पेस बैलून फ्लाइट लॉन्च किया है। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर एक बयान दिया था जिस पर काफ़ी बवाल मच गया था। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीतारमण का कहना है कि बराक ओबामा जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, यमन, इराक पर 26,000 से अधिक बम गिराए गए थे और ये सभी इलाके मुस्लिम बाहुल्य हैं। उनका सवाल है कि तब मुस्लिमों के लिए जो प्रेम आज बराक के मन में उमड़ रहा है उस समय कहाँ था। सीतारमण के बयान की पुष्टि द गार्डियन नाम की किताब भी करती है। गार्डियन में लिखे लेख में बेंजामिन ने कहा है कि अधिकांश अमेरिकियों को यह शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जिस राष्ट्रपति को उन्होंने एक अनिच्छुक योद्धा बताया था, मतलब जो युद्ध नहीं चाहता ऐसा व्यक्ति बराक को कहा जाता था, वो वास्तव में एक युद्धबाजी निकला। ओबामा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के युद्धों को समाप्त करने का वादा करके राष्ट्रपति बने थे, लेकिन उन्होंने अमेरिकी इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में लंबे समय तक युद्ध में रहने के बाद ही पद छोड़ा था। ये युद्ध 2 पूर्ण कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने कराया। जो डेटा है वो बहुत चौंकाने वाला है। डेटा बताता है कि ओबामा प्रशासन ने अकेले 2016 में 26,171 बम गिराए थे। इसका मतलब यह है कि हर दिन अमेरिका सेना ने 72 बम को गिराया और लोगों को मारा, यानी कि हर घंटे में 3 बम। इनमें से अधिकतर हवाई हमले सीरिया, इराक में हुए, अफगानिस्तान में हुए, लीबिया, यमन में हुए, सोमालिया में हुए, पाकिस्तान में हुए। ये सभी मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। एक बमबारी तकनीक जिसकी ओबामा ने वकालत की है वो है ड्रोन हमला। ड्रोन योद्धा प्रमुख के रूप में उन्होंने ड्रोन के उपयोग को अफगानिस्तान और इराक के घोषित युद्ध क्षेत्रों में इस्तेमाल किया था। ओबामा ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तुलना में 10 गुना अधिक ड्रोन हमले किए और स्वचालित रूप से इन क्षेत्रों में सैन्य उम्र के सभी पुरुषों को लड़ाकों के रूप में चित्रित किया और रिमोट से नियंत्रित हत्या के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जुलाई 2016 में अमेरिका सरकार ने दावा किया कि उसने 2009-15 के बीच पाकिस्तान, यमन, सोमालिया और लीबिया में अधिकतर केवल जो लोगों की उनके जो बम गिराए थे उसमें मौत हुई तो 116 की हुई थी। लेकिन दुनिया के तमाम ऐसे लोग हैं जो इस दावे को विफल करते हैं। वर्ष 2011 में ओबामा ने लीबिया पर हवाई हमले की घोषणा कर दी थी। ये हमला लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद ही समाप्त हुआ। इसके बाद लीबिया में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई और 2012 में बेंगाजी में अमेरिकी परिसर पर हमले के दौरान 4 नागरिकों की मौत हुई। अरब प्रायद्वीप में अलकायदा के खतरों को देखते हुए ओबामा ने यमन में ड्रोन हमले का आदेश दिया था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे।
यही हाल इराक में भी हुआ था। अमेरिका के हितों के संभावित खतरों का नाम देकर इराक पर हमला किया गया था और वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा भी किया गया था। ये भारत की तरफ से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को जवाब दिया गया है, उन्हें याद दिलाया गया है कि उनके शासनकाल में मुस्लिम देशों पर उन्होंने कितने बम गिराए थे और कितने लोगों को मार दिया था। लेकिन आज शायद वो उन सब चीज़ों को भूल गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज की जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।